नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज जब कोर्ट के सामने बड़े बड़े अधिकारी एडीजी से लेकर सीओ हाथरस के पेश हुए तो किसी सवाल का जवाब नहीं था उनके पास ढंग का। कोर्ट ने पूछा कि क्या अगर आपकी बेटी होती, और यह सवाल सीधा एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा कि अगर आपकी बेटी होती तो भी क्या बिना देखे ऐसे जला देते। हाईकोर्ट की यूपी पुलिस प्रशासन को फटकार आज लगी है। हाईकोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से पूछा, आपकी बेटी होती तो बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते। कोर्ट ने पूछा, अमीर की बेटी होती तो भी ऐसा ही करते। कोर्ट में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने चुप्पी साधी। अंतिम संस्कार गंगा जल से आपने किरोसिन छिड़कवाया। हाथरस में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, यह हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज वो तमाम बातें जिसको लेकर जबरदस्त गुस्सा देश में था, कोर्ट ने पूछा है गंगा जल के साथ अंतिम संस्कार होता है, आपने किरोसिन तेल छिड़ककर जला दिया। बिल्कुल अंजना, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज जब कोर्ट में पेशी हुई और जब पीड़ित परिवार की ने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई, उन्होंने उन सारी बातों का जिक्र किया जो लगातार हम भी सवाल उठा रहे हैं और पीड़ित पक्ष लगातार मीडिया के सामने बार बार कहता रहा कि क्यों हमें नहीं अंतिम दर्शन करने दिए गए, क्यों उस हमारी बेटी को आधी रात के साय में जला दिया जाता है और हमें बताया तक नहीं जाता। डीएम साहब पहुंच जाते हैं, फटकार लगाते हैं, कोरोना के कारण अगर मौत होती तो तुम्हें नहीं मिलता मुआवजा, जो मिल गया उसमें कुछ तो तमाम तरह की बातें हुई और परिवार ने बार बार इस बात को सामने रखा। इस पूरी बात को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है, पूरे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया एक के बाद एक, और लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग भी यहां पर की गई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, उसके साथ साथ डीएम हाथरस के साथ में कि क्यों इस तरीके से ह्यूमन राइट का वायलेशन किया गया। यहां तक भी उन्होंने कह दिया कि क्या अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप भी इस तरीके से उसका अंतिम संस्कार होने देते, और तमाम तरह की चीजों को सामने रखा है अंजना इस पूरे हियरिंग के दौरान। और एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो परिवार का पक्ष था उसने तीन बातें सामने रखी थी। पहली कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, दूसरी इसका ट्रायल दिल्ली या मुंबई में कराया जाए, और तीसरी कि इसकी प्राइवेसी को यानी इसको मेंटेन किया जाए। तो इन तीनों को उन्होंने मान लिया है। हालांकि अभी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे इस पे विचार जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं बात साफ है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी लचर रवैया था वो पूरा का पूरा सामने आया और पीड़ित परिवार ने बुलंदी के साथ बड़ी निर्भीकता से सारी बातें जज के सामने रखी है। कोर्ट ने एक ही बात जो कही है, अगर उस पर सब सोच विचार कर ले तो तभी तस्वीर बदलेगी, और वो ये कि अगर आपकी बेटी होती तो कैसा करते। ये वो संवेदनहीनता है जो इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद ही इसका संज्ञान लिया, जिसके बाद आज पीड़ित परिवार की तरफ से 5 लोग सुबह सुबह 5 बजे निकले, कोर्ट के सामने जाकर अपनी बात रखी, और वहां पर प्रशासन, पुलिस वाले जवाब नहीं दे पा रहे थे कोर्ट की बातों का। आएंगे जब लगेगा उसको पूरी तरह से व्यवस्था की गई सारी ले आने लाने के लिए। और ये भी क्वेश्चन आए, कोर्ट का कहना कि अगर इस पीड़ित परिवार की, गरीब परिवार की जगह क्या कोई बहुत ही रिच पर्सन होता तो इस तरीके से क्या आप जला देते। तैयारी है, आप जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे हाथरस के निर्भया कांड में इंसाफ की गुहार हाईकोर्ट तक पहुंच गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय और जस्टिस पंकज मित्तल ने पीड़ित परिवार की फरियाद सुनी। दोपहर 2:45 बजे अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट ने सबसे पहले पीड़िता के पक्ष की बात सुनी। परिवार के 5 सदस्यों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने हाथरस के जिलाधिकारी से पूछा, आधी रात पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। इस पर हाथरस के डीएम ने कहा, पीड़िता का अंतिम संस्कार परिवार वालों की सहमति से किया गया था। पीड़िता के भाई ने कहा, अंतिम संस्कार बिना हमारी सहमति के हुआ था। पुलिस ने हमें परेशान किया, हमें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा, अगर शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तो कानून व्यवस्था की हालत खराब हो सकती थी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि शव जलाने का फैसला उन्होंने ही लिया था, लेकिन परिवार वालों की रजामंदी भी इसमें शामिल थी। परिवार ने सीधे सीधे आरोप लगाया है
कि उन्हें उनके बेटी का शव नहीं देखने दिया गया, जबरन उसे जलाया गया। जबकि डीएम से जब पूछा गया तो डीएम ने यह कहा कि उस दिन परिवार से सहमति ली गई थी और नीचे के अधिकारियों ने जो उन्हें बताया था उसके बाद ही इस शव को जलाया गया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि प्रशासन ने कहा कि अगर उसे नहीं जलाया गया होता तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा एक मुद्दा बन सकता था, लेकिन परिवार ने इस मुद्दे पर टोका और ये कहा कि जब भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद था तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कैसे होती। अब तमाम बातों के जवाब 2 नवंबर को मिलेंगे। हाईकोर्ट की सुनवाई 45 मिनट तक चलनी थी, लेकिन ये करीब 1.5 घंटे तक चली। पीड़िता के परिजनों ने आगे जांच में फंसाए जाने की आशंका जताई, साथ ही पुलिस और डीएम पर भी आरोप लगाए। हाईकोर्ट ने इससे पहले इस मामले में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर को तलब किया था। हाईकोर्ट ने हाथरस कांड में पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई, साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख दे दी। 2 नवंबर को पीड़िता के परिजनों के आरोपों पर बहस होगी। राज्य जो एक्सक्यूज दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था, बहुत सारे वीडियोज का पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास भी वीडियो हैं और राज्य कह रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग थी, जबकि ऐसा नहीं था। हार्डली 50 से 60% थे। जब नाइट में अंतिम संस्कार किया गया, जो रिलेटिव्स थे उनके गांव के कुछ लोग थे, जबकि वहां पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा थी, करीब 200 से 300 की संख्या थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ ही नहीं सकता था। पुलिस के पास आम से अपने तरीके, अपना मेथड है, वैसे वो वर्क करती, लेकिन एटलीस्ट उस बेटी को सुबह 5 बजे तक उनको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परिवार को दिखाया जाता। अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद, अभी 2 नवंबर की। इससे पहले सुबह 5 बजे हाथरस कांड का पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच फूलगढ़ी गांव से लखनऊ के लिए रवाना हुआ था। इस काफिले में पीड़िता के माता पिता, 2 भाई और एक भाभी भी शामिल थी। हाथरस की एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ शैलेंद्र वाजपेयी भी पीड़ित परिवार के साथ। हमारे जो घटना हुआ है 29 तारीख को, उसके बारे में सुनवाई हमारी, उसके बारे में बताया कुछ सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए बंद है। ये तो देखो अभी जाएंगे जब लगेगा तो पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले आने लाने के लिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे काफिला मिनट दर मिनट और जो पल पल लखनऊ की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये काफिला है उसको पूरी मार्गों के साथ ले जाया जा रहा है, जिसमें तमाम अधिकारी गण मौजूद हैं, जो कि यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, इसके अलावा एसडीएम है, सीओ है और जो लोकल पुलिस है वो भी एस्कॉर्ट करने के लिए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कांड पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। आज की सुनवाई के बाद पीड़िता के परिजनों को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। उधर सीबीआई ने भी गैंग रेप का केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ सीधे इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, अब खबर ये है कि इस पूरे मामले में कोर्ट का एक पक्ष और जो कुछ हुआ वो हमने आज दिखा दिया है। इससे पहले कि हम शिवेंद्र के पास चले, आइए आपको सुनाते हैं निर्भया कांड में जो निर्भया की परिवार के लिए वकील बनी थी सीमा कुशवाहा, वही हाथरस के मामले में भी पीड़िता की वकील बन रही हैं। आज उन्होंने कोर्ट में बाकायदा अपना पक्ष भी रखा है। आपको सीधे लिए चलते हैं, सीमा कुशवाहा से हमारे सहयोगी ने बात की है, क्या वो कह रही है सुनिए। वकील सीमा कुशवाहा जी, उनसे बात करते हैं। सीमा जी, ये बताइए क्या अंदर बात हुई? देखिए, अंदर कोर्ट में पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों ने, कोर्ट ने सारा उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो उनकी बेटी की डेथ हुई है, जो जिस तरीके से अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, वो सारी चीजें पूछी और पीड़ित परिवार ने अपना पूरा पक्ष रखा। साथ ही साथ राज्य ने भी अपना पक्ष रखा, जिसमें उनके जो भी लॉयर्स थे वो लोग अपीयर हुए स्टेट की तरफ से, और साथ ही जो है पीड़ित जो डीएम जो वहाँ के हैं हाथरस में जो डीएम थे, उनसे पूछा गया कि आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया। अगर उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा था, तो कोर्ट का क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा था तो आप और फोर्स बुला सकते थे, लेकिन आप किसी के बेसिक जो ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट की इस तरीके से रात में दाह संस्कार नहीं कर सकते बिना परिवार की अनुमति की। तो कोर्ट ने ये सारी बातें रखी हैं और राज्य को भी अपना पक्ष और उन्हें रखना है। कुछ रिपोर्ट्स हैं, सारा कलेक्ट करके
वो 2 नवंबर को 2 नवंबर पर क्या बात होनी, क्या बहस होनी है? 2 नवंबर में जो है वो बात यही होनी है कि राज्य जो एक्सक्यूज दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था, बहुत सारे वीडियोज का पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास भी वीडियो हैं, और राज्य कह रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग थी, जबकि ऐसा नहीं था। हार्डली 50 से 60% थे। जब नाइट में अंतिम संस्कार किया गया, जो रिलेटिव्स थे उनके गांव के कुछ लोग थे, जबकि वहां पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा थी, करीब 200 से 300 की संख्या थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ ही नहीं सकता था। पुलिस के पास आम से अपने तरीके हैं, अपना मेथड है, वैसे वो वर्क करती, लेकिन एटलीस्ट उस बेटी को सुबह 5 बजे तक उनको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परिवार को दिखाया जाता। सुरक्षा को लेकर के परिवार ने कोई और बात कही, सुरक्षा को लेकर के आगे? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा की बात की तो 3 प्रेयर थी और कोर्ट ने उसको कंसीडर भी किया है कि अभी तक तो राज्य ने जो भी लॉ एंड ऑर्डर फैलना हो इसके वजह से सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है। उसके बाद भी परिवार को मैं सिक्योरिटी दिलाऊंगी, जिसको भी कोर्ट ने एडमिट किया। किसके बयान दर्ज हुए हैं? उनके परिवार के सभी सदस्यों के बयान। ये सीमा कुशवाहा जो बता रही थी, जो पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील है, बता रही थी कि किस तरह से कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, किस तरह के सवाल पूछे, किस तरह से जानकारी लेना चाहते थे, और सबसे खास बात यह कि जिस बात पे यूपी पुलिस को, सरकार को एम्बैरेसमेंट हो सकता है वो कि आखिरकार रात के अंधेरे में क्यों क्रिमेशन किया गया, और इसी का जवाब देने के लिए 2 तारीख का वक्त दिया है, जिससे 2 नवंबर को जब यहां कोर्ट में फिर से जवाब देना हो तो वो बता सके कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण था। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो हाथरस का इंसाफ एक तरफ आज कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा, तो दूसरी तरफ सीबीआई अपनी जांच आगे ले जा रही है। आइए आपको सीधे जितेन बहादुर सिंह हमारे सहयोगी के पास लिए चलते हैं। जितेन, सीबीआई की टीम पहुंच गई है, जांच की शुरुआत हो चुकी है। जितेन। बिल्कुल अंजना, सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। हाथरस में सीबीआई की टीम मौजूद है। इससे पहले सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज किया है और इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन उसने शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम चंदपा थाने में, जहां पर सबसे पहले इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, यहां से सारे दस्तावेज सीबीआई की टीम ने कलेक्ट कर लिए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि सीबीआई के कुछ अधिकारी जो हैं वो एसआईटी की टीम से भी मुलाकात कर रहे हैं, जिससे कि पता चल सके कि आखिर उन्होंने किस तरीके से अब तक सबूत इकट्ठे किए हैं। लेकिन सीबीआई का जो तरीका है जांच का, वो अपने हिसाब से जांच करेगी। माना यह जा रहा है कि सीबीआई की जो टीम है वो कल या परसों आने वाले दिनों में वो गांव में जाकर के, बुलगढ़ी गांव में जाकर के पूरा जो सीन ऑफ क्राइम है उस एरिया में जाकर के देखेगी। फॉरेंसिक टीम भी उनके साथ होगी। तो ये तमाम तरीके जो सीबीआई की जांच के हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की लापरवाही भी दिखाई पड़ रही है, उसमें किस तरीके से पुलिस ने जांच की है, सीबीआई अब किसी भी बिंदु को छोड़ना नहीं चाहती। और यही वजह है कि सीबीआई इस समय हाथरस में कैंप कर रही है और सभी दस्तावेज कलेक्ट करने के बाद वो अब आगे जांच अपनी बढ़ा रही है। अंजना जी, जितेन बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जानकारी दे रहे हैं। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं किस तरह से सीबीआई की टीम वहां पहुंच चुकी है, दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं, कैंप करके वहां पर टीम मौजूद है और ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन में सीन ऑफ क्राइम यहां, यानी जहां पर खेत में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, वहां पर जाकर भी अपनी जांच आगे ले जाए। हाथरस कांड की सीबीआई जांच शुरू। हाथरस पहुंची सीबीआई की टीम। हाथरस की निर्भया को अब सीबीआई दिलाएगी। हाथरस के बुलगढ़ी में पीड़िता का परिवार तो सुबह ही हाईकोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाने लखनऊ चला गया, लेकिन सीबीआई की टीम ने हाथरस में डेरा डाल दिया है। सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम एसआईटी के अफसरों से मिलेगी और उनकी जांच में क्या मिला इसकी जानकारी लेगी। एफआईआर दर्ज करने के साथ ही सीबीआई ने एक टीम हाथरस भेज दी है। यहां पर चंदपा थाने से महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई की टीम ने कलेक्ट किए हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में लिया है। जानकारी ये मिली है कि सीबीआई टीम उस महत्वपूर्ण वीडियो को भी अपने सबूत के तौर पर शामिल कर सकती है, जिसका वीडियो पुलिस ने बनाया था। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। यहां पर भी सीबीआई की टीम पहुंचेगी। रविवार को सीबीआई की टीम चंदपा थाने में गई थी, जहां से उसने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिए हैं। सीबीआई चंदपा थाने से 14 सितंबर की सीसीटीवी फुटेज भी अपने साथ ले गई है। 14 सितंबर को ही पीड़िता अपने परिवार के साथ थाने में रिपोर्ट लिखवाने आई थी। सीबीआई की टीम ने इस केस से जुड़े अफसरों से बातचीत की है। सीबीआई की टीम अभी केस से जुड़े डॉक्यूमेंट का अध्ययन कर रही है। इसके बाद मंगलवार को सीबीआई की टीम क्राइम सीन पर जा सकती है।
इसके अलावा सीबीआई वहां भी जाएगी जहां पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। सीबीआई की टीम आरोपियों से जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है। साथ ही पीड़िता के परिवार को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। हाथरस की घटना में जो योगी सरकार सबूत मिटा सकती थी, उसने पूरी कोशिश कर ली है। गुमराह भी किया है, देश को भी गुमराह किया, मीडिया को भी गुमराह किया। लगातार खुद माननीय योगी जी ने बयान बदले हैं, लेकिन सीबीआई पर भरोसा है कि वो एक बार एफआईआर करके जब पुनः जांच शुरू करेंगे तो दोषी सामने जरूर आएंगे। सीबीआई हाथरस कांड में किन किन सबूतों, गवाहों और बयानात पर केस की जांच आगे बढ़ा सकती है, हम आपको बताते हैं। हाथरस कांड में सबसे बड़ी जांच का विषय आधी रात में बिटिया का अंतिम संस्कार है, जिसका वीडियो देश देख चुका है। आरोपी संदीप ठाकुर और पीड़िता के भाई को फोन नंबर से हुई बातचीत की कॉल डिटेल्स सामने आई है। ये कॉल डिटेल्स अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 के हैं। ये कॉल डिटेल्स पुलिस ने जारी किए हैं, जिसमें यह साफ नहीं है कि आरोपी संदीप ठाकुर से पीड़िता के परिवार के किस सदस्य ने बात की है। हालांकि पीड़िता के परिवार का कहना है कि ये सब एक षड्यंत्र है। फोन तो एक ही रहता है, फोन पापा के पास रहता है या फिर हमें दादी वादी के पास रखा रहता है। तो हमें कोई अपने लड़की विश्वास है, पर वो लड़की ऐसी नहीं है हमारी जो आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। क्या लगता है ये पूरा ये षड्यंत्र से बचाया जा रहा है, हर तरीका से बचाया जा रहा है। कभी कहते हैं कि लड़की चल के गई है, वहाँ से मार डाली है, कभी कुछ कहते हैं रात के 9:30 बजे मार डाली। और ये बताइए इतने पर्स क्यों लगाया जा रहा है। हाथरस कांड में पीड़िता के 2 बयान भी हैं। 14 सितंबर को पीड़िता ने गैंगरेप की बात नहीं कही थी, जबकि 22 सितंबर के बयान में आरोपियों के नाम भी लिए और गैंगरेप की बात भी कही। किसने मारा है आपको? किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो वो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी जबरदस्ती करने की कोशिश मैंने मना करी, सोचते गला दबा दिया। जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ? हम आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष ने जिन 4 लोगों के खिलाफ गैंग रेप और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वो चारों न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच अलीगढ़ जेल में बंद हाथरस कांड के मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर ने 8 अक्टूबर को हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने खुद को बेगुनाह बताया था। वो सच है, मेरे बच्चों ने लिखा है, मुझे तो मालूम नहीं, बच्चों ने लिखा है तो वो सच है, बच्चों के बीता है कि सच है। बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है, उसके भाई ने, उसकी माँ ने किया है, मेरे बच्चों ने कुछ गुनाह नहीं किया। इसके अलावा 8 अक्टूबर को पुलिस की तरफ से क्राइम सीन का एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में 4 हंसियां दिख रही हैं, चप्पल और दूसरा सामान भी है। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो वारदात के दिन यानी 14 सितंबर का है और वारदात के कुछ देर बाद का है। एसआईटी सबूत के तौर पर इसे सीबीआई को सौंपेगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। ये मामले में अब सीबीआई की जांच का निष्कर्ष सामने आने का इंतजार है, तो दूसरी तरफ करौली में भी एक पुजारी के परिवार को आज इंसाफ का इंतजार है, क्योंकि अभी तक वो सभी जल्लाद नहीं पकड़े गए हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक पुजारी को जिंदा जला दिया था। हालांकि आपको बताएं कि सीबीसीआईडी पूरे मामले की जांच करने के लिए वहां पहुंच चुकी है। आज उन्होंने मौके का मुआयना किया। करौली में क्राइम सीन का मुआयना करती हुई सीबीसीआईडी टीम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान के करौली में फोरेंसिक की टीम भी पहुंची है। बड़ा बवाल सियासी तौर पर भी इस पूरे मामले से जुड़कर उठा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त करौली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, आप लगातार वहां पर परिवार वालों से, इंसाफ की मांग करने वाले गांव वालों से चर्चा करें। आज सीबीसीआईडी की टीम पहुंची है, परिवार वालों का अभी क्या कहना है पूरे मामले पर और जांच कैसे आगे बढ़ रही है?
अंजना, सरकार जब घेरी थी तो सीधे सीधे ये कहा कि देखिए अगर आपको इस जांच में कहीं गलती नजर आती है, जाहिर है बैकफुट पर थी, तो उन्होंने जांच जो है सीबीसीआईडी को दे दी। अब सीबीसीआईडी ने आज जांच के लिए पहला दिन, आज उनकी जांच का पहला दिन था, यहां पहुंची, उन्होंने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, एफएसएल ने वहां पर जाकर के जो भी साइंटिफिक एविडेंस हो सकते हैं उसको इकट्ठा किया। जहां तक परिवार की बात है वो गमगीन है, बहुत कुछ बोलने की हालत में है नहीं, लेकिन उसे इंसाफ भी चाहिए क्योंकि इतने दिन बीतने के बाद भी अब तक सिर्फ 2 गिरफ्तारियां, और ये वो लोग जो गांव में रहते हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है। तो इसलिए भी लोगों को शायद ये लगता है, परिवार को भी, गांव के लोगों को भी, रिश्तेदारों को भी, कि क्या पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है। इन सवालों के बीच ही शायद जब सरकार बैकफुट पे आई तो सीबीसीआईडी को जांच दे दी गई। इस बीच जो बेटा है उसके लिए सरकारी नौकरी के लिए सरकार ने कह दिया कि ठीक है उनको नौकरी दी जाएगी, बैंक खाता खोल दिया गया है। लेकिन गांव वालों की चिंता दरअसल इस बात की है कि अब बाबूलाल वैष्णव नहीं रहे तो पीछे परिवार की देखभाल कौन करेगा। जिम्मेदारी बड़ी है, पहले तो उन्हें इंसाफ मुहैया हो, दूसरी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए। आज जाकर के 5वें दिन आज सरकार के मंत्री पहुंचे थे, हमने सवाल पूछा, आज तक नहीं पूछा कि क्यों 5 दिन का वक्त आपको लग गया। कम से कम आपके जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, विधायक है, वो आ सकते थे। उनका कहना देखिए हम तो संपर्क में थे, तमाम 11 लोगों की जो कमेटी बनाई थी हम यहाँ पर थे, और या तो रस्मों के दिन आते हैं, चाहे वो जिस दिन शव को आग दी जा रही थी या तो उस दिन आते, या फिर तीसरी जो कर्मकांड के तहत है तब आते थे। यानी कुल मिलाकर के सफाई और बैकफुट पर तो है। विपक्ष ने यहाँ पर मोर्चा घेरा, सरकार को घेरा, जनता का दबाव था, गांव वालों का दबाव था। सरकार आई, आश्वासन भी दिया, लेकिन आश्वासन जमीन पर तब उतरेंगे जब ये दिखाई पड़े अंजना कि यहाँ इंसाफ होने की उम्मीद है, इंसाफ की गुहार के आगे सरकार झुकी है और वो मिलता दिखाई देगा। चुनौती ये है कि बाकी के आरोपी गिरफ्तार कब होंगे। फिलहाल सीबीसीआईडी की जांच शुरू हो गई है, देखते हैं आगे कल क्या होगा। अंजना, आज तक ने ये खबर उठाई थी सबसे पहले और पूरी आवाज बुलंद की थी उस पीड़िता के परिवार के साथ, क्योंकि स्थानीय रूप से तो पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही थी आशुतोष मामले को दबाने में। पहले जब एसएचओ की बाइट आई और वहां पर जो स्थानीय पुलिस थी, भतीजा भी बता रहे थे पीड़िता के कि किस तरह से मामले को आत्मदाह का रंग देने की पूरी कोशिश थी। इस बीच जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होना है। आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि सीबीसीआईडी की टीम पहुंच गई है, वो मौके पर मुआयना भी कर चुकी है, दस्तावेज इकट्ठा कर रही है, तफ्तीश बहुत तेजी से अब आगे बढ़ रही है और माना जा रहा है कि अब परिवार को भी इंसाफ पर भरोसा हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जो सरकार के नुमाइंदे पहुंच रहे हैं वो लीपापोती में लग गए। ऐसी राजस्थान में कभी नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कहां है पुजारी को जिंदा जलाने वाले जल्लाद? आखिर कब गिरफ्तार होंगे पुजारी के कातिल? कातिलों को क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस? करौली कांड पर राजनीति नहीं, इंसाफ चाहिए। पुजारी को जिंदा जलाकर कहां छुप गए जल्लाद? पूरे 5 दिन हो गए हैं, लेकिन राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जलाने वाले जल्लाद पुलिस की पहुंच से दूर हैं। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। लगता है राजस्थान पुलिस कानून के हाथ जेब में डालकर घूम रही है। इंसाफ के इंतजार में पुजारी के परिवार की आंखें पथरा गई हैं। इंसाफ कैसे और कब मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन सबूतों को खंगालने के लिए सीबीसीआईडी और फॉरेंसिक टीम करौली पहुंच चुकी है और क्राइम सीन का चप्पा चप्पा छान रही है। जो घटना हुई थी पुजारी की हत्या के बाद जांच जो है सीबीसीआईडी को दे दी गई है और सीबीसीआईडी के अधिकारी आज सीधे इस गांव में पहुंचे हैं, मुगना गांव में। और ये देखिए पहली तस्वीर, जयपुर से अधिकारी सीधा यहां पर पहुंचे हैं मुआयना करने। दरअसल अभी जहां पर वो खड़े हैं, जो जगह आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वो जगह है जहां पर पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्या की गई थी, जहां उन्हें जलाकर मार दिया गया था। यहीं पर वो जगह थी, यहीं पर वो झोपड़ी भी थी और सीबीसीआईडी के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मुआयना ले रहे हैं। उसमें तमाम सारे बड़े अधिकारी हैं। हालांकि इस पॉइंट के आगे जाने की अनुमति हमें नहीं है, लेकिन पहली तस्वीर आज तक के इस कैमरे पर जहाँ पर तमाम सारे अधिकारी आज मुआयना करने पहुंचे हैं, क्योंकि घटनास्थल के जायजा के बाद परिवार के जो लोग हैं उनसे उनका बयान भी लिया जाएगा, उनका बयान दर्ज किया जाएगा। अब तक आपको बताएं कि सिर्फ 2 गिरफ्तारी हुई है और 4 जो आरोपी हैं वो अभी भी फरार हैं। करौली के पुजारी हत्याकांड की जांच करने सीबीसीआईडी पहुंची तो पीछे पीछे फॉरेंसिक टीम भी क्राइम सीन पर सबूतों को जुटाने के लिए पहुंच गई। और सीबीसीआईडी की जांच जैसे ही करौली घटना में शुरू हुई है, फॉरेंसिक लैब को भी बुलाया गया है। ये आप देख पा रहे हैं एफएसएल के कर्मचारी हैं जो तमाम किट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप आगे देख पा रहे हैं सीबीसीआईडी की टीम है ठीक मेरे पीछे वहां,
जहां जांच चल रही है, बाबूलाल को वहीं पर जलाया गया था और अब फॉरेंसिक लैब को बुलाया गया है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन शकील अहमद आगे आए। ये जो फॉरेंसिक टीम है ये आगे जा रही है। जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो जांच में बहुत काम आएगी। ऊपर जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं एफएसएल की टीम का, क्योंकि कैसे घटना हुई, दबंग कहां से आए, उन्होंने जलाया, तो उसके जो साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तकनीकी एविडेंस, वो किसी भी केस में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ऊपर वो जो टीला आप देख पा रहे हैं, वहीं पर बाबूलाल वैष्णव जी को जलाया गया था। उसके बाद वहां सीबीसीआईडी के बड़े अफसर हैं, जिसमें सीबीसीआईडी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी हैं, और ये एफएसएल की जो टीम है वो वहां पर अब पहुंच गई है। एफएसएल फॉरेंसिक लैब जो है उसके 2 अधिकारी हैं जो यहाँ पर अब साइंटिफिक रूप से, यानी जो जिस तरह के सबूत हैं उनको इकट्ठा करना, और हम जो लगातार ये भी कह रहे थे कि इसमें जो साइंटिफिक एविडेंस वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो अब जो एफएसएल के लोग हैं वो वहां पर सबूतों को जुटाएंगे जो इस पूरा जो घटनाक्रम है यहाँ पे उसमें काम आएगा। तो तकनीकी रूप से एफएसएल की जो भूमिका होगी वो भी बेहद महत्वपूर्ण। हम आपको बता दें कि पहले तो परिवार अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़ा था, लेकिन सरकार और पुलिस के आश्वासन के बाद पुजारी बाबूलाल वैष्णव का अंतिम संस्कार किया गया। दबंगों की दरिंदगी का शिकार हुए करौली के बाबूलाल वैष्णव पंचतत्वों में विलीन हो गए। उनकी चिता की राख ठंडी हो गई और अब उनकी अस्थियों को गंगा के लिए ले जाया जाएगा। परिवार गमगीन है, रिश्तेदारों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है कि आखिर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में इतना समय क्यों लग रहा है। 5 दिन बीत गए हैं, गिरफ्तारी सिर्फ 2, बाकी अभी भी फरार हैं। एक पुजारी जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं, सबके साथ मिलजुल के रहना, लेकिन जमीन के लिए इस तरह से उनको शिकार बनाया गया। और अब सवाल कई खड़े हो गए कि आखिर परिवार जिनको वो पीछे छोड़ गए हैं उनकी देखरेख कौन करेगा। पूरे 5 दिन बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम आज पुजारी के परिवार से मिलने पहुंची और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। परिवार से संपर्क में बराबर रहे हैं जब से घटना हुई है, और उसके बाद में वहाँ हॉस्पिटल में भी हमारा संपर्क रहा है, और उसके बाद में जब हमारा आने का था तो यहाँ पर जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, जो यहाँ धरना देने आ गए हैं, तो उस दिन हम आ नहीं सके। करौली कांड को हाथरस कांड से जोड़कर सियासत की रोटियां सेंकी जा रही है और कांग्रेस सफाई पेश कर रही है। हाथरस जैसे किसी मामले की तुलना मत कीजिए। वहाँ सरकार का यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है, वहाँ पीड़ित व्यक्ति के साथ सरकार खिलाफ थी। आप 10 लाख पे आ गए। किसने का 50 लाख का वादा किया था? आपके डीसीपी की बाइट है हमारे पास। क्या है? आप डीसीपी से पूछिए। डीसीपी की बाइट ये होगी कि भाई हाँ, जो आपने मांग रखी है उसको सरकार तक पहुंचाएंगे। मुआवजा बढ़ाया जा आज तक मिला राजस्थान में किसी को 50 लाख का मुआवजा? क्या मुआवजा बढ़ाया जा सकता है? नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, आज तक किसी को भी नहीं जलाया गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी भी घटना में इससे भी लो मोर्चा घटना हुई होंगी। आप ये बताइए 50 लाख का आज तक किसी को मुआवजा मिला? आपने पूछा क्यों नहीं? और हम तो फिर भी कह रहे हैं, चाहे मिश्रा जी हो चाहे कोई हो, अगर वो पर्याप्त तो कुछ नहीं होता, जाने वाले की कोई कीमत नहीं होती। हाँ, नहीं, आप पूछ रहे हैं, आपको खुद मालूम है सवाल का जवाब है। लेकिन पीड़ित परिवार सवाल कर रहा है, मुआवजा तो ठीक है, अब तक आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए? आप लोग किस तरह के इंसाफ चाहते हैं कि सरकार ये सुनिश्चित करे जिससे आपको भरोसा हो कि इंसाफ मिलेगा? देखो, काफी बातें हैं जो सब जान चुके हैं पब्लिक, कोई बात छिपी हुई नहीं है, लेकिन मेन बात यही है कि जो हमारे बच्चा है बाबूलाल जी का, उसको सरकारी नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। वो परिवार का आधार स्तंभ वही है। उसके 6 बहनें हैं, वो खुद मंदबुद्धि है, बीमार रहता है। उसकी एक बहन है वो काफी समय से बीमार है, उसकी मम्मी बीमार है, पूरी तरह परिवार कुपोषण से ग्रसित है। जो आपने झेला उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम ये समझना चाहते हैं, जो आरोपी परिवार है, पहले भी आते थे, बात होती थी, धमकाते थे? ये जो स्थिति है, मनोदशा है, ये समझी जा सकती है कि आप क्या सवाल करेंगे और कोई क्या जवाब देगा। पुजारी हत्याकांड के अभी तक 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि 4 अभी भी फरार हैं। पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाए जाने पर
साधु संतों में आक्रोश है। आशुतोष मिश्रा, करौली, आज तक। करौली कांड अभी ठंडी भी नहीं हुई है तो दूसरी तरफ राजस्थान के चूरू में अब बवाल मच गया है। जी हां, सियासत सुलग रही है पूरे मामले पर, जहां एक गर्भवती महिला की मौत हो चुकी है। परिवार इतने गुस्से में है, पूरे गांव में जबरदस्त गुस्सा है। डीप फ्रीजर में इस महिला का शव रखकर इंसाफ की मांग कर रहा है परिवार और कह रहा है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक न्याय नहीं होता। गर्भवती महिला की मौत पर सुलगा राजस्थान। चूरू में पथराव, तोड़फोड़ और धरने पर बैठे लोग। अरे तुम्हारी वो बहन जिसने चुनरी पहनाई थी वो पूछना चाहती थी हमारे से न्याय की लड़ाई में आप जाके पंडित को हमारा सहयोग करो। फ्रीजर में गर्भवती महिला का शव रखकर धरना। गाली जी खत्म हो रही थी, मैं डॉक्टर ने बात करी तो वो बोले कि बेहोश है, सुई लगा रखी हमें। राजस्थान के चूरू में इस वक्त एक गदर सा मचा हुआ है। एक 8.5 महीने की गर्भवती महिला की मौत पर लोग हंगामा काट रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा? यहाँ मतलब ये महिला मरी हुई है, एक बेटे बच्चा था वो भी मरा हुआ है। ये घटना इतनी दुखद घटना है साहब, पूरा गांव में आक्रोश है। आप देख सकते हैं कि कैसे एम्बुलेंस को चकनाचूर कर दिया गया है। गांव वालों ने महिला के शव को डीप फ्रीजर में रख दिया है। 72 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन गांव वाले महिला का अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं है। हम आपको बता दें, जिले के रामपुरा गांव में शनिवार को एक महिला प्रसव के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसकी गलत इंजेक्शन लगने से मौत हो गई और गांव के लोग आक्रोश में आ गए और शव को लेकर अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये यहाँ पर इस समय धरना चल रहा है अशोक गहलोत सरकार के लिए के प्रशासनिक अमले पर एक और सवाल बड़ा खड़ा हो गया है करौली के बाद, क्योंकि यहाँ पर महिला की जिस प्रकार से अस्पताल जो यहाँ का चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर ठीक से आरोप है कि केयर नहीं की गई। महिला को बिल्कुल ठीक जो स्थिति में ले जाया गया था, पर वहाँ पर गांव वालों का आरोप है कि इंजेक्शन इस तरह से दिया गया और उसके बाद आनंद फानन में रेफर कर दिया गया सादुलपुर और उसके बाद चूरू हेडक्वार्टर में। उससे ये लगता है कि गांव वालों के हिसाब से कि जो डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं उसकी कोताही थी। और जो एक मुख्य पॉइंट है वो ये है कि जितना भी स्टाफ था उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है, उनको अभी तक निलंबन भी नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं ये वो स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर महिला को लाया गया था। इस समय भी महिला का जो पार्थिव शरीर है गर्भवती महिला का वो डीप फ्रीज में रखा गया है। आप देख सकते हैं ये जो वो डीप फ्रीज है जहां पर महिला को उसके पति जो इस चिकित्सक अंदर में लेकर आए थे, पर जो उनका अब पार्थिव शरीर है वो डीप फ्रीज में रखा गया है। गांव वालों का गुस्सा उस वक्त और भड़क उठा जब राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया मौके पर पहुंची। पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। भीड़ ने एम्बुलेंस को भी तोड़ डाला। पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर भिड़ंत हुई, जिसमें कई लोग और पुलिस वाले घायल हो गए। ये जो मामला है पूरा आप लेकर गए थे, जब लेकर गए थे तो क्या उनकी हालत कैसी थी? क्या उनकी तबीयत? दीवार का भी खून ला रहे होंगे, सुई लगाता ही खून आएगा, नशा मेरा करना पहले एकदम नॉर्मल थी। पूरे गाली जी खत्म हो रही थी। मैं डॉक्टर ने बात करी तो वो बोले कि बेहोश है, सुई लगा रखी हमें और उठे ले जाओ राजगढ़ थाने। तो क्या जो इंजेक्शन दिया उसके बाद क्या उनकी हालत काफी सीवियर हो गई थी ये बताएं, और फिर उसके बाद डॉक्टर क्या वहाँ से चले गए? डॉक्टर भाग गया साहब, गाड़ी लेकर भाग गए थे वहाँ से। मतलब ये महिला मरी हुई है, एक पेट में बच्चा था वो भी मरा हुआ है। ये घटना इतनी दुखद घटना है साहब, पूरा गांव में आक्रोश है। हमारी मांग है कि इन्हें जो डॉक्टर जो स्टाफ था, स्टाफ को भी अभी तक ये बोल रहे हैं कि हमने हटा दिया है, लेकिन साहब उसके ऊपर सिर्फ ये नामात्र हटाया गया है साहब, उनको कोई सस्पेंड नहीं किया गया है साहब जी। अब बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ भीड़ के साथ धरने पर बैठे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मृतक महिला के परिजनों को 10 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। देखिए, जिस प्रकार का विभत्स कांड यहाँ हुआ है, एक अबला महिला जिनका प्रसव होने वाला था अपने प्रसव के लिए इस डिस्पेंसरी में आती है और उस पर ऐसा इंजेक्शन लगा दिया। उसके रिएक्शन के बाद डॉक्टर उसे छोड़कर भाग जाता है। पूरे परिवारजन पैर पकड़ते हैं
और उसके बाद भी उसका इलाज नहीं होने से उस महिला की मृत्यु हो जाती है। उसके पेट में बच्चा था जो 2 घंटे बाद जो इस दुनिया में आने वाला था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और धरने पर लोग इस हॉस्पिटल के सामने आ जाते हैं, 72 घंटे तक एसपी कलेक्टर नहीं आते हैं। उसके बाद जब ये आते हैं तो यहाँ के स्थानीय विधायक जब आती है तो अपने जेड सिक्योरिटी के पुलिस के सारे लोगों को लेकर आती है। आते ही महिलाओं पर लाठीचार्ज हो जाता है, अश्रु गैस चलती है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। गांव वाले और गर्भवती महिला के परिजन कह रहे हैं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो धरने से नहीं उठेंगे। विजय चौहान के साथ देव अंकुर, चुरू आज तक। और अब बात जरा बिहार की करते हैं। बिहार के बक्सर की एक घटना आपको हिलाकर रख देगी। एक महिला के साथ गैंगरेप होता है, उसे बच्चे के साथ एक नहर में फेंक दिया जाता है, बच्चे की मौत हो जाती है। यानी इधर चुनाव की भी तैयारी है, नेता रैली करने में, चुनाव में व्यस्त है, इधर जनता पर कहर टूट रहा है। बिहार में सत्ता की जंग के लिए बजती डुगडुगी के शोर में एक मां और 5 साल के मासूम की चीखें गुम हो गईं। चुनाव की तैयारियों और नेताओं की सुरक्षा में जुटी नीतीश की पुलिस न एक महिला के साथ दिन दहाड़े हुई हैवानियत रोक पाई, न उसके बच्चे की जान बचा पाई। दिल दहलाने वाली ये वारदात बक्सर की है, जहां नीतीश राज में बेखौफ दरिंदों ने एक परिवार को बेरहमी से उजाड़ डाला। चश्मदीदों के मुताबिक यह महिला और उसका बच्चा गंगा में गोते खाते मिले। महिला की चीखें सुनकर लोग पहुंचे तो पता चला कि बच्चे और महिला दोनों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। महिला तो बदहवास हालत में बाहर निकाल ली गई, लेकिन मासूम तब तक दम तोड़ चुका था। कल 2 बजे के अंदाज में अस्पताल में एक महिला आई थी। वो अभी इलाज में भर्ती की हुई है, लेकिन उसका अभी जांच चल रहा है। उसका रिपोर्ट अभी आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है क्या है। बाकी शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ी तकलीफ में है। उसका इलाज चल रहा है, अभी 1-2 दिन अस्पताल में भर्ती रहेगी। महिला ने जो दास्तान सुनाई है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। बच्चे के साथ ये महिला बैंक जा रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने दोनों को अगवा कर लिया। महिला के साथ गैंगरेप किया गया। अपराधियों ने महिला और बच्चों के हाथ पैर बांधे और दोनों को नदी में फेंक दिया। बुझी कि आइल बिया तो बीच रास्ता में माने गुंडा चाहे जो भी धल लिहल करा के एक मोबाइल हाथ से छीन लेला, बड़ा सा पैसा ले लिहल। कल 11 बजे के धैले बड़ा सा 3 बजे भोर में ये हमारा द्वार के सामने हरा बा एगो तालाब, ओकरा में लड़का के बांध के एकरा लुगा से एकरा के पानी में डाल दिया। जब ये दरिंदगी अंजाम दी जा रही थी तब पुलिस कहाँ थी? अपराधियों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं था? दिन दहाड़े अगवा करने, गैंगरेप करने और फिर बांधकर नदी में फेंक देने की खबर वक्त रहते पुलिस तक क्यों नहीं पहुंची? इन सब सवालों के लिए बिहार पुलिस के पास सिर्फ एक जवाब है, जांच चल रही है। हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और उस पर कार्रवाई भी प्रारंभ कर दिया है। पीड़िता का 164 का बयान कराने हेतु यहाँ पे हम लोग लाए हैं। उनका मेडिकल बोर्ड से जांच कराया गया है, रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है। 1-2 आदमी का नाम और अन्य का नाम इनके पिताजी के द्वारा बताया गया है, जिसमें 2 ये मान्य है। 2 में से एक प्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर लिया है, बाकी की गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोग जो पीड़िता के परिजन के द्वारा जो दिया गया है, लिखित आवेदन दिया गया, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पीड़िता और उसका परिवार बेहाल है। सुशासन है बिहार में। अभी सब आप आरोप लगा करके सुशासन पर उंगली उठा रहे हैं, सुशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार यही कहेगी। जिस तरह से ये लोग दुहाई देते हैं सुधार, रोज की ये घटना हो गई है। कोई ऐसा नहीं है कि बक्सर की घटना अपवाद है, मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का। पटना शहर में, राजधानी में तर AK-46 का इस्तेमाल होता है, AK-56 का इस्तेमाल होता है कि SIT का गठन किया गया है, ये होगा वो होगा। लेकिन ये साहस पैदा कैसे हो रहा है भाई? इसका मतलब है कि कानून का डर, भय या कानून को लागू करने वाली जो संस्था है पुलिस, उसके प्रति खत्म हो गया है। जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा।
पुलिस को इसको लेकिन रफा दफा करने की कोशिश है। जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। कब तक अरेस्टिंग होगी? पुलिस करेगी, जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। लड़की दलित है, निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। गांव मोहल्ले हर जगह मातम पसरा है, लेकिन सड़कों पर दौड़ते चुनावी रथ और नीतीश के निश्चय पत्र गला फाड़कर ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में बहार ही बहार है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। इसके साथ इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर देंगे आज तक पर। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।